ईआईटी के बीटेक थर्ड ईयर यूनिट 1 के इस क्विक शॉर्ट की वीडियो में आपका स्वागत है। जो भी सारे टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंशिएंट इंडियन स्टेट एंड सोसाइटी, जो पहले की जो बेसिकली इंडियन स्टेट्स थी वो छोटी फैमिलीज से लेकर के वेल स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेशंस तक पहुंची। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो शासन था वो मेनली रूटेड था किस चीज़ से, धर्म यानी कि ड्यूटी से, और पब्लिक यानी जो प्रजा थी उसके अच्छे के लिए राजा काम करता था, बजाय कि इस तरीके से काम करे कि पब्लिक को नुकसान हो और कंट्री जो हो उसका बेड़ागर्क हो जाए। तीसरे नंबर पर जो सोसाइटी थी वो बेसिकली वेल स्ट्रक्चर्ड थी और एक वर्ण के सिस्टम को फॉलो किया जाता था, जिसके अंदर हर एक लोग किसी वर्ण के होते थे, उनका एक इंडिविजुअल टास्क एक्शन परफॉर्म करना था उन्हें। तो इस यूनिट के अंदर हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ओरिजिन ऑफ स्टेट इन एंशिएंट इंडिया। बहुत सारी पहले की थ्योरीज हैं वो ये एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे गवर्नमेंट और सोसाइटीज इंडिया के अंदर डेवलप हुई। क्यों हुआ ये, कंक्लूजन के अंदर बेसिकली बात करें तो ये था क्योंकि जो गवर्नमेंट और सोसाइटी जब इस्टेब्लिश हुई तो किसी भी प्रकार की भसड़ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा रिमूव हो गई। तो लोगों ने सोचा कि गवर्नमेंट और सोसाइटीज बेटर हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इसी के कारण गवर्नमेंट और सोसाइटीज को इस्टेब्लिश किया गया ताकि केओस यानी कि भसड़ को रिमूव किया जा सके। इसके 4 स्टेप्स थे। सबसे पहले इवोल्यूशनरी, जो स्टेट्स थी जैसे हमने पीछे भी पढ़ा वो कहाँ से शुरू हुई, छोटी छोटी फैमिली से शुरू हुई, फिर ट्राइब्स में बदली और फिर किंगडम यानी कि राज्य, बड़े बड़े राज्य बनने शुरू हो गए। फोर्स की बात करें तो बेसिकली जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उसने जो वीक थे, जिनके पास कम रिसोर्सेज थे, उनको उनके एरिया को उनके रिसोर्सेज पर ऑक्यूपाई कर लिया। साथ के साथ मिस्टिकल यानी कि जो स्टेट्स बने उनको माना गया कि वो भगवान की देन है और राजा जो है वो उस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, वो एक डिवाइन यानी कि पवित्र अथॉरिटी है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो जो लोग थे, जो वीक लोग थे, उन्होंने वैसे तो युद्ध लड़ा होगा लेकिन युद्ध के बाद जब हार गए तो उन्होंने राजा के साथ एक डील किया कि आप हमें प्रोटेक्ट करिए, हम आपको कुछ लगान देंगे, कुछ रिसोर्सेस आपको देंगे, जिससे कि आप इस स्टेट यानी कि गॉड के द्वारा दी गई गिफ्ट को आप रिप्रेजेंट करें और अच्छे से इसमें रूल करें। स्टेजेज ऑफ स्टेट फॉर्मेशन ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे जियोग्राफिकली और सोशल एक्सपेंशन हुआ हमारी ह्यूमन सेटलमेंट्स का। सबसे छोटी इकाई फैमिली से लेकर के कैसे महाजनपद या फिर बड़े बड़े राज्य बने। तो ये जो हुआ वो शुरू हुआ ब्लड रिलेशन से और ये लास्ट तक बेसिकली एक लास्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्लड रिलेशन से भी ज़्यादा लैंड यानी कि लैंड के रिलेशंस में इस्टेब्लिशमेंट हुई। सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वो है कुल यानी कि फैमिली। ये पहली बेसिक और स्मॉलेस्ट यूनिट है सोसाइटी की। दूसरे नंबर पर आता है गोत्र यानी कि क्लैन। इसके अंदर क्या होता है कि ऐसी फैमिलीज का ग्रुप जिनका जो एंसेस्टर यानी कि जिनके जो पूर्वज थे वो कॉमन थे। थर्ड नंबर पे आती है जन यानी कि ट्राइब, जिसके अंदर बहुत सारे क्लैन यानी गोत्र के लोग एक साथ रहने लगे, जिनका एक सेम गोत्र हो वो सारे लोग एक साथ रहने लगे तो उसको हम बोलते हैं जन यानी कि ट्राइब। फोर्थ नंबर जनपद, जनपद जिसको कि हम लोग टेरिटोरी बोलेंगे। इसके अंदर क्या हुआ कि जो भी सारी ट्राइब्स थी जिनका हम लोग बोलें तो जो बेसिकली क्लैन यानी कि जो सेम गोत्र के लोग थे, सबसे पहले वो लोग क्या किए, एक पर्टिकुलर एरिया में मतलब एक साथ वो रहने लगे और फिर उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया, जियोग्राफिकल एरिया बोल सकते हैं, तो उसको बोला गया जनपद। फिर लास्ट स्टेप महाजनपद, जिसके अंदर बड़े बड़े एम्पायर्स बने जैसे कि मगध एम्पायर। तो छोटे तरीके से समझे तो सबसे पहले फैमिली आई, फैमिली के बाद फैमिलीज को ग्रुप बनाया गया जिनके कॉमन एंसेस्टर थे। उसके बाद क्या हुआ कि जिन भी बेसिकली फैमिलीज के कॉमन एंसेस्टर थे वो लोग क्या किए कि सारे के सारे एक साथ रहने लगे तो जन बना। अब वो सारे के सारे एक साथ रहते थे, उन्होंने कोई एक एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया जिसको हमने बोला जनपद। अब वो धीरे धीरे एक्सपैंड किए तो वो क्या बने, महाजनपद, जैसे कि मगध। यहाँ पर एक डायग्राम भी एक्सप्लेन किया गया है। सबसे छोटी यूनिट कुल, कुल, फिर गोत्र, फिर जन, जनपद और फिर महाजनपद। साप्तांग थ्योरी यानी कि 7 लिम्स की थ्योरी, जो कि बेसिकली कौटिल्य के द्वारा दी गई थी, जिसका सिंपल मतलब ये था कि एक पर्टिकुलर स्टेट जो है वो डिफरेंट ऑर्गन से बना है, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सारे 7 ऑर्गन्स होते हैं और सारे के सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सबसे पहले बात करें तो किंग यानी कि स्वामी, जो कि बेसिकली हेड है उस पर्टिकुलर बॉडी का, जिसका काम होता है कि अल्टीमेट अथॉरिटी इसी की होती है और ये स्टेट को प्रोटेक्ट करता है। अलाई यानी कि मित्र, जो भी सारी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो ईयर की तरह काम करती हैं क्योंकि ये बेसिकली क्या करती हैं, वार के अंदर सपोर्ट करती हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं आर्मी यानी कि दंड, जो कि बेसिकली क्या करते हैं, ये फोर्सेस होती हैं जो कि लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करती हैं कंट्री के अंदर।
फिर आती है ट्रेजरी यानी कि कोष, ये बेसिकली माउथ होती हैं जो कि फाइनेंसेस एंड टैक्सेस को मेंटेन करना होता है। फिर आता है फोर्ट यानी कि दुर्गा, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली अपने आर्म्स हैं ये, लेकिन इनके अंदर हम लोग बेसिकली अपने आर्म्स को रखते भी हैं, वेपन्स, डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए इनका यूज किया जाता है। टेरिटोरी यानी कि जनपद की बात करें तो ये बेसिकली लेक्स होते हैं जिनके अंदर एरिया और लोग आते हैं। मिनिस्टर्स यानी कि अमात्य, जो बेसिकली आई की तरह काम करते हैं। ऐसे एडवाइजर्स जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली रन करने में मदद करते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जिसके अंदर स्टेट जो है वो किंग, मिनिस्टर, लैंड, फोर्ट और ट्रेजरी। लैंड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लैंड के अंदर दो तरीके के, एक जो फॉरेन लैंड्स यानी कि मित्र अलाई के जो लैंड्स हो सकते हैं, और पहले जो आर्मी यानी खुद के लैंड जिनके ऊपर राजा रूल कर रहा होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद। मंत्री परिषद आज के समय में भी मॉडर्न इंडिया के अंदर भी ये काम करता है और पहले भी था। ये बेसिकली एक ऐसी सुप्रीम एडवाइजरी बॉडी थी जो कि किंग को मदद करती थी एम्पायर एट स्टेट्स को अच्छे तरीके से रूल करने में, साथ के साथ धर्म को कंटिन्यू, रिटेन या फिर मेंटेन करने में। स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली जो मंत्री परिषद थी उसके अंदर मुख्य पुजारी, मिलिट्री कमांडर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स आते थे। डिपार्टमेंट की बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट तरीके के डिपार्टमेंट्स थे, जैसे टैक्स डिपार्टमेंट को मेंटेन करना होता था, डिफेंस डिपार्टमेंट को मेंटेन करना होता था, ट्रेड डिपार्टमेंट यानी कि जो बेसिकली अर्थशास्त्र पे बेस्ड डिपार्टमेंट थे उनको मेंटेन करना होता था। इनकी फंक्शनैलिटीज की बात करें तो बेसिकली ये क्या करते थे, किंग को रूल बनाने में और डेली एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करते थे। रूल 2 की बात करें तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग जो होती थी वो कलेक्टिव होती थी और उसके अंदर ये हेल्प करते थे, वरना किंग अगर अलोन डिसीजन बनाएगा तो इट में लीड टू डिक्टेटरशिप। यानी हम लोग समझने की बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल थे कि जो किंगशिप, जो राजा राज कर रहा है किसी भी स्टेट के ऊपर, वो राजा ही पूरी तरीके से उस स्टेट का मालिक ना हो। वो अपनी मालिकियत बाकी लोगों से पूछ करके एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तब जा कर के कोई भी डिसीजंस बनाए, खुद से कोई एक्सपर्ट एडवाइस न बनाए। इस चीज़ के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बनाया गया कंट्री के अंदर, स्टेट के अंदर उस टाइम पर। यहाँ पर एक डायग्राम है, देख सकते हैं, किंग जो कि डिसीजन मेकर है वो बेसिकली डिसीजन बनाने से पहले एक्सपर्ट एडवाइसेस के लिए मंत्री परिषद यानी कि चीफ प्राइस्ट, मिलिट्री हेड्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स से कॉन्टेक्ट करेगा। पुरुषार्थ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है एग्जाम में, जो कि 4 गोल्स ऑफ द लाइफ होती इसके अंदर बेसिकली होते हैं। ये क्या है, एक ऐसा बेसिकली बोल सकते हैं फंडामेंटल एम है जिसको हर एक ह्यूमन को परस्यू करना चाहिए ताकि वो बैलेंस्ड लाइफ की यात्रा को ट्रैवल कर सके। मतलब उसकी जो यात्रा हो वो प्रॉपरली बैलेंस्ड हो, जीवन यात्रा। कंक्लूजन बेसिकली इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी पुराने इंडियंस थे वो ये बैलेंस करने की कोशिश करते थे कि जो मटेरियल वेल्थ हो और जो स्पिरिचुअल पीस, आध्यात्मिक शांति हो, वो दोनों के बीच में एक हैंड इन हैंड का रिलेशन हो। सबसे पहले आता है पुरुषार्थ के अंदर पहला गोल, वो है धर्म, जिसके अंदर बेसिकली हमारी मोरल ड्यूटीज, राइटियसनेस और एथिकल यानी कि प्रॉपर लिविंग कंडीशंस, स्टैंडर्ड्स एंड वेज आते थे। अर्थ की बात करें तो इसके अंदर धन यानी कि वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आता है। थर्ड नंबर पे आता है काम, यानी कि बेसिकली हमारे इमोशनल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स और डिजायर्स को फुलफिल करना। फोर्थ नंबर पे आता है मोक्ष यानी कि अल्टीमेट लिबरेशन, मुक्ति एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम। यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है जिसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि धर्म, काम, अर्थ एंड मोक्ष ये 4 इसेंशियल गोल्स ऑफ द लाइफ हैं। देखो, वर्ण एंड आश्रम भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोग आसानी से समझते हैं। वर्ण का सिंपल मतलब ये है कि जो सोसाइटी है उसका क्लासिफिकेशन वर्क यानी काम के बेसिस पर, और आश्रम जो है वो ये एक्सप्लेन करता है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के जीवन को किस तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे स्टेजेज के अंदर। तो दोनों की दोनों चीज़ें बेसिकली सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और इंडिविजुअल के ग्रोथ के लिए बनाई गई थी। वर्ण की बात करें तो बेसिकली जो काम के बेस पर था उसके अंदर आते हैं ब्राह्मण यानी कि नॉलेज गैदर करना उनका काम था, क्षत्रिय यानी कि प्रोटेक्शन का काम था, वैश्य यानी कि ट्रेड व्यापार का काम था, और फोर्थ शूद्र जिनका सर्विस का काम था। आश्रम की बात करें जो कि एज के बेसिस पर था एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के, तो एक इंडिविजुअल सबसे पहले ब्रह्मचर्य में जाता है जिसका मतलब होता है स्टूडेंट फेज के अंदर, फिर गृहस्थ यानी कि फैमिली के फेज के अंदर, फिर वानप्रस्थ यानी कि बेसिकली रिटायरमेंट के फेज के अंदर, फिर बेसिकली संन्यास यानी कि रेन्यूसिएशन के अंदर वो जाता था। मतलब अपने लाइफ के सारे गोल्स को अचीव करके वो क्या होता था, रिटायर हो जाता था अपने वर्क से। जो वर्ण सिस्टम थी उसका एक स्टैंडर्ड डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। पोजीशन ऑफ वुमेन एंड सोशल चैलेंजेज, ये टॉपिक बेसिकली ये एक्सप्लेन करती है कि वुमेन के सोशल स्टेटस, रोल्स और राइट्स में किस प्रकार टाइम बाय टाइम चेंजेज आए। वुमेन जो थी उनकी मिक्स्ड पोजीशन रही है हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि उन्हें शुरुआत में तो काफ़ी सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे उन पर नहीं लगाए गए, लेकिन बाद में टाइम के साथ उन पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए जो कि सही नहीं थे उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाना।
पहले शुरुआत की जो फेजेज़ थी, जब वेदांत वगैरह के टाइम थी, उस टाइम पर उनको हाईली रिस्पेक्टेड माना जाता था, मतलब उनको रिस्पेक्ट किया जाता था। वुमेन जो थी वो स्कॉलर्स भी होती थी, जैसे बोल सकते हैं गार्गी और मैत्री इसके अंदर स्टैंडर्ड्स एग्जाम्पल हो सकती हैं। फिर लेटर पीरियड की जब हम लोग बात करें तो फ्रीडम उनकी थी वो लिमिटेड हो गई पेट्रियार्कल माइंडसेट की वजह से, जिसके अंदर उन्हें एजुकेशन सही से नहीं मिला, चाइल्ड मैरिज उन्हें देखना पड़ा और लैक ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स उन्हें, मतलब प्रॉपर्टी जो थी उसके अंदर भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, जो पैटर्नल प्रॉपर्टीज़ थी, जो बेसिकली पिता की प्रॉपर्टीज़ थी। मैरिज रूल्स की बात करें तो बेसिकली एक पवित्र ड्यूटी माना जाता था इसको, जिसके अंदर ब्रह्म मैरिज यानी कि जिसको हम लोग अरेंज मैरिज बोलते हैं उसको आइडियल माना गया और लव मैरिज को अनआइडियल या फिर बोल सकते हैं जिसको बेसिकली सही नहीं माना गया। यहाँ पर ये डायग्राम है वो एक्सप्लेन करता है कि टाइम के साथ वुमेन की जो स्टेटस थी वो कैसे डिक्लाइन हुई। सबसे पहले वैदिक पीरियड में स्कॉलर्स लाइक गार्गी एंड मैत्री, जबकि लेटर पीरियड की जब हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर बेसिकली चाइल्ड मैरिज, कोई भी प्रॉपर्टी के राइट्स उनको नहीं दिए गए। EIT के यूनिट 2 की क्विक शॉर्ट की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जो भी सारे टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्क्रिप्ट्स एंड लिटरेचर, बेसिकली इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंडिया के अंदर हिस्ट्री से बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो डेसिफर्ड यानी कि जिसको समझा जा सकता है और अनडेसिफर्ड जिनको बेसिकली नहीं समझा जा सकता, दो फॉर्म्स में मिली हैं। इसकी वजह से इंडिया एक बहुत कंटिन्यूअस और लिटरेरी ट्रेडिशंस का जो बोल सकते हैं कि एक्यूमुलेशन बहुत सारा है, जिसको हम लोग समझ भी सकते हैं और नहीं भी समझ सकते हैं। इस चैप्टर में हम इसी जर्नी को बेसिकली ट्रेस करेंगे और समझेंगे कि कैसे इंडियन हिस्ट्री ने हमें बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज, पोएम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्स्ट दिए हैं। एंशियंट स्क्रिप्ट्स ऑफ इंडिया, जो बेसिकली राइटिंग सिस्टम है इंडिया के अंदर, वो पहले कम्युनिकेशन के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए यूज की जाती थी। सबसे पहले जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी वो बेसिकली ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है जो कि अनडेसिफर्ड थी। इंदस वैली सिविलाइजेशन के दौरान इसको यूज किया जाता था। और जो एंशियंट पुराने सील्स थे या फिर बेसिकली जैसे बोल सकते हैं कि पुराने माउंटेन्स, गुफाएं जिनके अंदर बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेजेज यूज की जाती थी वो क्या थी? हड़प्पन स्क्रिप्ट, ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट, याद रखिएगा। ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो थी वो बेसिकली ऐसी स्क्रिप्ट है जिसको हम लोग समझ सकते हैं, डेसिफर कर सकते हैं, जो कि अशोक ने जो भी सारे स्तंभ बनवाए थे, अशोक स्तंभ, बहुत सारे स्तंभ उन्होंने बनवाए थे पूरे इंडिया के अंदर, उन पे इसी लैंग्वेज का यूज किया गया जिसको आज समझा जा सकता है, डेसिफर किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हड़प्पन लैंग्वेज थी या फिर बेसिकली हड़प्पन स्क्रिप्ट जो थी वो फर्स्ट नोन राइटिंग सिस्टम है और ब्राह्मी जो है वो मदर है मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स, यानी कि हिंदी और तमिल की ये बेसिकली मदर है। कंक्लूजन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया जो था वो बेसिकली अनडेसिफर्ड या फिर मिस्टीरियस पिक्टोग्राम्स से लेकर के आज ऐसे सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेजेज तक पहुंच चुका है जहां हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे को अपनी बातें समझा पाते हैं। डायग्राम आपको काफ़ी कुछ समझाएगा। जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी वो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट थी, अनडेसिफर्ड, जिसको हमें सक्सेस नहीं मिलता है समझने में। ये बेसिकली एंशिएंट सील्स और सिंबल्स पे यूज किए जाते थे। उसके बाद हम लोग पहुँचे ब्राह्मी स्क्रिप्ट पर, जो कि ओल्डेस्ट डेसिफर्ड स्क्रिप्ट है, जो कि अशोक के पिलर्स पे इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये ही बेसिकली स्क्रिप्ट को यूज किया गया है उनके पिलर्स पे। ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो हिंदी और तमिल के लिए क्या है, एक मदर की तरह काम करती है, मतलब यहीं से हिंदी और तमिल को बेस मिलती है। द वैदिक एज टेक्स्ट, डेफिनेशन की बात करें तो ये बेसिकली ओल्डेस्ट संस्कृत के रिलीजियस टेक्स्ट हैं जो कि एब्सोल्यूट बेसिकली फाउंडेशन के रूप में काम करते हैं भारतीय नॉलेज और फिलॉसफी के लिए। वेद की बात करें तो बेसिकली इनके 4 डिस्टिंक्ट टाइप होते हैं। ऋग्वेद यानी कि हिम्स, सामवेद यानी कि म्यूजिक, यजुर्वेद यानी कि रिचुअल्स और अथर्ववेद यानी कि डेली लाइफ के जो भी टास्क हैं उसके बारे में इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है। उपनिषद की बात करें तो बेसिकली ये हाईली फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है। ये इतना फिलोसॉफिकल है कि वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने भी उपनिषद को वन ऑफ द बेस्ट फिलोसॉफी इन द वर्ल्ड माना है, जो कि बेसिकली मेन चीज़ आत्मा और अल्टीमेट रियलिटी यानी कि ब्रह्म पे फोकस करती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो उपनिषद हैं वो सेल्फ रियलाइजेशन और अल्टीमेट ट्रूथ, जो अटल सत्य है, उसके बारे में ये एक्सप्लेन करते हैं। जो हमारे रिचुअल्स हैं, अंधभक्ति, वो सारी चीज़ों से दूर रहने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि एक्चुअल आत्मा का क्या काम है, सत्य का पीछा करना ही एक्चुअल हमारा काम है। तो कंक्लूजन की बात करें तो जो वेद हैं वो बेसिकली रिलीजियस प्रैक्टिसेस को इस्टेब्लिश करते हैं, जबकि उपनिषद जो हैं वो हमारे लिए एक फिलोसॉफिकल बेस तैयार करते हैं। वैदिक नॉलेज ट्री की बात करें तो बेसिकली वैदिक लिटरेचर को हम लोग 2 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, वेद और उपनिषद। वेद के अंदर आते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जबकि उपनिषद की बात करें तो इसके अंदर जो एक्चुअल है थिंग है वो है आत्मा और ब्रह्म यानी कि ट्रूथ के बारे में समझना।
हमें मियर जो बेसिकली हमने अंधभक्ति, जो डिफरेंट तरीके के अंधविश्वास बना रखे हैं, उनसे ऊपर उठने की बात है उपनिषद। एपिक्स एंड पुराण्स, ये बेसिकली पुराने नैरेटिव टेक्स्ट हैं जिनका यूज किया गया कि हम लोग आत्मा और ब्रह्म को अचीव कर सकें। स्टोरी टेलिंग के थ्रू इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे हमें बेसिकली स्टोरीज के थ्रू सिंपली ये एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे एक व्यक्ति बेहतर जीवन जी सकता है, खुद को समझ सकता है अपनी लाइफ के अंदर। जैसे रामायण, जो कि बेसिकली वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है, इसके अंदर बेसिकली हम लोग भगवान राम की स्टोरीज और लाइफ के बारे में समझ सकते हैं। महाभारत, जिसके अंदर बेसिकली वेद व्यास ने इसको राइट किया है, जिसके अंदर बेसिकली वार की स्टोरी एक्सप्लेन की गई है, वो कैसे सच्चाई जो होती है वो वर्ल्ड के अंदर हमेशा ही डोमिनेट करेगी, वो एक्सप्लेन किया गया है। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट भगवत गीता भी है। फिर आते हैं पुराण, जो कि बेसिकली 18 मेजर टेक्स्ट हैं, जिसके अंदर डिफरेंट तरीके की भगवान की स्टोरी एक्सप्लेन की गई हैं, राजाओं की स्टोरी की गई हैं, और यूनिवर्स यानी कि जो ब्रह्मांड है उसकी क्रिएशन के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। जो एपिक्स हैं वो बेसिकली हमें क्या एक्सप्लेन करती हैं कि हमारी क्या मोरालिटीज़ हैं और हमारी क्या ड्यूटी है, जबकि पुराण जो होते हैं वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नॉलेज को, ऐसे बोल सकते हैं कि बेसिकली छोटे बच्चे को स्टोरी समझाने के लिए हम लोग पुराण का यूज करेंगे। जबकि एपिक जो होती हैं वो ये एक्सप्लेन करती हैं कि किसी भी व्यक्ति की इस धरती पर कौन से सारे काम हैं, उन्हें क्या करने चाहिए और उनकी मोरालिटीज़ क्या हैं। तो बेसिकली डीप फिलोसफी जो है उसको एक्सेसिबल किया गया मासेस को स्टोरी टेलिंग यानी कि पुराण का यूज करके ये एक्सप्लेन किया गया कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में रहते हुए अपने हाईएस्ट सेल्फ को अचीव कर सकता है। एपिक और पुराण के बीच में एक बेसिक डिफरेंस अगर हम लोग समझना चाहें तो एपिक्स जो हैं वो बेसिकली कंटेन करती हैं रामायण को, महाभारत को। ये बेसिकली हमें ड्यूटीज़ और धर्म को एक्सप्लेन करती हैं, जबकि पुराण जो होते हैं वो 18 मेजर टेक्स्ट हैं जो कि भगवान और प्रकृति के क्रिएशन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग मासेस को एजुकेट कर सकते हैं कि उनको लाइफ में कौन से सही काम करने चाहिए। पर पुराणों पर अटकना नहीं होता है, उनसे आगे बढ़ना होता है और अपने हाईएस्ट सेल्फ को अचीव करना होता है। पुराण को ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक मीडियम है। बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर, ये बेसिकली नॉन वैदिक रिलीजियस टेक्स्ट हैं जिनका मेन फोकस नॉन वायलेंस, एथिक्स और मोरल कंडक्ट पे होता है। जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे उनको पाली लैंग्वेज में लिखा गया था, जिनका मेन टेक्स्ट जो था वो त्रिपिटका या फिर बोल सकते हैं त्रिपिटक था। जैन टेक्स्ट की बात करें तो ये बेसिकली क्या होगा, ये प्राकृत लैंग्वेज के अंदर लिखा गया था, जिसके अंदर जो मेन टेक्स्ट थे वो क्या थे, आगम्स बोले गए उनको। संस्कृत वर्सेज लोकल की बात करें तो जो संस्कृत लैंग्वेज था वो रिलीजियस जो इलाइट जो कि हायर लेवल के लोग थे जो संस्कृत को समझ सकते थे उनके लिए यूज किया गया, जबकि लोकल लैंग्वेज का यूज किया गया मासेस को एक्सप्लेन करने के लिए नॉन वायलेंस, उनकी ड्यूटी और मोरल कंडक्ट को। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो लैंग्वेजेस थे जो कि एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर यूज किए गए हैं वो बेसिकली सोसाइटल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं कि पुराने ज़माने में हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था। कंक्लूजन की बात करें तो बेसिकली बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो थे वो इंटेंशनली सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखे गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मास को कैटर किया जा सके और उन्हें ये एक्सप्लेन किया जा सके कि मोरल कंडक्ट, ड्यूटी और जो बेसिकली फेथ बोल सकते हैं या फिर नॉन वायलेंस की क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमैनिटी के अंदर, ह्यूमन के अंदर। नॉन वैदिक लिटरेचर की बात करें तो ये बेसिकली दो तरीके में डिवाइड हुई, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, जो कि हमने पहले भी बात किया है। बुद्धिज़्म का जो मेन लैंग्वेज था वो पाली था और टेक्स्ट जो थे उनको त्रिपिटक बोला गया, जबकि जैनिज़्म की बात करें तो ये बेसिकली प्राकृत लैंग्वेज के अंदर लिखी गई और जो टेक्स्ट थे उनको आगम बोला गया। ये दोनों ने कॉमन मास को कैटर किया, कॉमन मासेस को नॉन वायलेंस और अलग चीज़ों के बारे में इंपॉर्टेंस को समझाया। अर्थशास्त्र एंड संस्कृत ऑथर, जो बेसिकली हमने पढ़ा कि जो एंशिएंट इंडियन सोसाइटी थी वो केवल रिलीजियस बिलीव्स, मॉरल ड्यूटीज और कंडक्ट तक ही सीमित नहीं रही, वो आगे भी बढ़ी और सेक्युलर सब्जेक्ट जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रामर, स्टेट क्राफ्ट या फिर बेसिकली अलग अलग आर्ट्स को परफॉर्म करने पे भी उसने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। जो अर्थशास्त्र था वो बेसिकली कौटिल्य यानी कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया, जो कि अल्टीमेट गाइड है पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। जो कुछ फेमस संस्कृत ऑथर उस टाइम के थे उसमें सबसे पहले थे कालिदास, जिन्होंने प्लेज और पोइट्री के बारे में डिफरेंट बेसिकली एज एन ऑथर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी। फिर आते हैं भास, जिन्होंने ड्रामाज के बारे में एक्सप्लेन किया। फिर आते हैं महर्षि पाणिनि, जिन्होंने बेसिकली ग्रामर जो थी उसके ऊपर बहुत सारे वर्क किए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो अर्थशास्त्र है वो फ्रिक्वेंटली आज का किया जाता है, ये बेसिकली मैंने लिख रखा है। जैसे कि बेसिकली पूछा जाता है कि सुप्रीम बेंचमार्क फॉर एंशिएंट इंडियन गवर्नेंस, तो उसके अंदर ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि
जो मोरल ड्यूटीज़, कंडक्ट्स, नॉन वायलेंस, वो तो हमने पहले पढ़ा, लेकिन जो एक्चुअली कंट्री स्टेट कैसे चलेगी उसके बारे में यहाँ पर बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है कि स्टेट क्राफ्ट, ग्रामर और आर्ट्स वगैरह कैसे परफॉर्म करना है। तो बेसिकली हम लोग बोलें तो एंशिएंट इंडियन लिटरेचर को क्या किया कि वो बेसिकली जो रिलीजियस बिलीव्स, सोसाइटल कल्चर, स्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों में तो एक्सेल की ही, साथ के साथ बेसिकली वो साइंस, ग्रामर, एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी आगे बढ़ी। तो जो अर्थशास्त्र के स्क्रिप्ट थे उसके अंदर चाणक्य जो थे उन्होंने बेसिकली किन सारी चीज़ों को कैटर किया, इकोनॉमी के बारे में एक्सप्लेन किया, पॉलिटिक्स, राजनीति के बारे में एक्सप्लेन किया, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शासन के बारे में एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले रिलीजियस फोकस हमारा था, उसके बाद हम लोग बेसिकली इस चीज़ पे शिफ्ट हुए कि कैसे एक स्टेट रन करेगा, कैसे वहाँ के लोग काफ़ी पीसफुली रह पाएंगे और उनके वेलफेयर के बारे में राजा कैसे सोच सकता है। इन्हीं सारी चीज़ों को समझाने के लिए, राजा को समझाने के लिए, उनके मंत्रियों को समझाने के लिए डिफरेंट तरीके की बुक्स लिखी गई, जिसमें कालिदास, अर्थशास्त्र के बारे में चाणक्य ने लिखा, बेसिकली महर्षि भास, महर्षि पाणिनि, इन सारे लोगों ने वर्क किया इस डायरेक्शन में। संगम एंड रीजनल लिटरेचर के बारे में हम लोग बेसिकली समझने की कोशिश करें तो जो नॉर्दर्न बेल्ट थी इंडिया की, उसी ने अपने इन्फ्लुएंस को नहीं बरकरार रखा। सदर्न इंडिया ने भी बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस दिए जिन्होंने रीजनल डाइवर्सिटी को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, हाईलाइट किया, लेकिन ये बताया कि इंडिया के लोग हैप्पीली रहते हैं। संगम लिटरेचर जो है वो बेसिकली एंशिएंट, सबसे पुरानी ऐसे बोल सकते हैं कि तमिल लिटरेचर है, जिसका मेन फोकस लव, वार और सोसाइटी के ऊपर है। जबकि कुछ रीजनल मास्टर जैसे बेसिकली हमने पढ़ा चाणक्य, कौटिल्य, महर्षि भास, साथ के साथ हमने पाणिनि के बारे में पढ़ा, उसी तरीके से तेलुगु के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट कवि बोल सकते हैं तो वो थे नन्नन्या, जिन्होंने बेसिकली महाभारत का तेलुगु ट्रांसलेशन भी किया। और तेलुगु के अंदर बहुत सारे रिच पोएटिक ट्रेडिशंस हमें देखने को मिलते हैं। कन्नड़ की बात करें तो ये बेसिकली जैन और वीराशैव ट्रेडिशन से काफ़ी ज़्यादा हैविली इन्फ्लुएंस्ड है। जबकि मलयालम की बात करें तो वो बेसिकली संस्कृत और तमिल का मिक्स है, जो कि एक बेसिकली यूनिकनेस इसको देता है। और ये यूनिक है, ऐसे बोल सकते हैं कि यूनिक मिक्स ऑफ संस्कृत एंड तमिल लिटरेचर्स या फिर बेसिकली लैंग्वेजेस को हम लोग बोल सकते हैं। संगम लिटरेचर जो है वो बेसिकली एब्सोल्यूट बेस फाउंडेशन है सदर्न इंडिया के कल्चर का। तो जो रीजनल लिटरेचर थे वो ये प्रूव करते हैं कि जितना डोमिनेशन नदर्न इंडिया का था एंशिएंट ट्रेडिशंस लिटरेचर के अंदर, साहित्य के अंदर, उतना ही डोमिनेशन सदर्न इंडिया का भी उसके अंदर है। क्योंकि सदर्न इंडिया से भी बहुत सारे अच्छे पोएट्स निकले जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अपने लैंग्वेज के अंदर, सिंपल लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन किया था। साउथ इंडियन लिटरेचर मैप की जब हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर आता है संगम, जो कि बेसिकली सदर्न इंडियन कल्चर के लिए एक क्या था, बेस था, जो कि लव, वार, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता था। जबकि तेलुगु जो था उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कवि या फिर पोएट जो थे वो थे नन्नन्या। जबकि कन्नड़ की बात करें तो इसका जो बेस है वो जैन ट्रेडिशंस है और वीराशैव ट्रेडिशंस है। जबकि मलयालम की बात करें तो हमने बात किया था कि ये एक यूनिक लिंग्विस्टिक मिक्स किसका किसका है, तमिल और संस्कृत के लैंग्वेजेज का बोल सकते हैं, या फिर उनके ट्रेडिशंस या फिर उनके वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन ऐसे है कि दोनों को हमने जब मिक्स किया तो मलयालम जो मिला वो एक यूनिक लिंग्विस्टिक या फिर बाई प्रोडक्ट मिला। मेडिवल एंड मॉडर्न लैंग्वेजेज की जब हम लोग बात करते हैं तो ये बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि कैसे आज की जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज हैं वो हैवली इन्फ्लुएंस्ड हैं मेडिवल कोड से। लिटरेरी मूवमेंट यानी अलग अलग तरह की किताबें, पोएट्स ने अलग अलग तरीके की पोएटिक क्रिएशंस की उनके द्वारा, और कल्चरल ब्लेंडिंग यानी अलग अलग कल्चर्स की ब्लेंड की वजह से। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है कि जो पर्शियन लैंग्वेज था वो मुगल कोर्ट के अंदर एक ऑफिशियल लैंग्वेज था। तो उर्दू जो है वो बेसिकली यूनिक ब्लेंड या फिर बोल सकते हैं ब्यूटीफुल मिक्स है किसका, पर्शियन और हिंदी का। कुछ फेमस पोएट्स उस टाइम की बात करें तो वो थे आमिर खुसरो और मिर्ज़ा गालिब। हिंदी लिटरेचर की बात करें तो ये बेसिकली क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि ये एक ब्यूटीफुल मिक्स हुआ और हिंदी इवॉल्व हो गया, नहीं। हिंदी एक स्पेसिफिक एराज के अंदर इवॉल्व हुआ, जैसे भक्ति काल यानी कि डिवोशन एरा के अंदर, फिर रिक्ति काल यानी कि स्टाइल एरा के अंदर, मॉडर्न काल यानी कि रियलिज्म के अंदर। तो समझने वाली बात यह है कि जो नॉर्दर्न इंडिया की लैंग्वेज हैं जैसे हिंदी, बंगाली और पंजाबी जो हैं वो बेसिकली संस्कृत से इवॉल्व तो हुई, साथ के साथ वो भक्ति मूवमेंट से हैवली इन्फ्लुएंस्ड थी। तो जो मॉडर्न इंडियन लिटरेचर है वो सिंथेसिस किसका है, ऑब्वियसली पुरानी चीज़ों पे तो डिपेंडेंट होगा ही। तो पुराने लिंग्विस्टिक रूट्स और पुराने ऐसे बोल सकते हैं मेडिवल कल्चर के इंटीग्रेशन की वजह से, तो बेसिकली जो डिफरेंट कल्चर्स एक साथ ब्लेंड हुई, एक साथ मिली, उन सारी चीज़ों की वजह से, और पुराने जो लैंग्वेज थे उनके रूट्स के रूप में उन्होंने काम किया, और फिर एक बड़ा पेड़ ग्रो हुआ जो कि आज के समय में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज हमें देखने को मिलती हैं। जो हिंदी लिटरेचर थी, जैसे हमने पढ़ा कि वो डिफरेंट एराज के अंदर इवॉल्व हुई, उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि भक्ति काल, फिर आता है रीति काल, फिर आता है मॉडर्न काल।
AKTU बीटेक थर्ड ईयर EIT के यूनिट 3 की क्विक शॉर्ट की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जो भी सारे टॉपिक्स को हम लोग इस यूनिट के अंदर कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्री वैदिक एंड वैदिक रिलीजन। सबसे पहले जो हमारे बिलीव्स थे वो अनस्ट्रक्चर्ड थे, लेकिन जब वेद आए तो उन्होंने हमारे बिलीव्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया। वहीं यहाँ पर बताया गया है हमने बेसिकली क्या किया कि स्ट्रक्चर्ड स्क्रिप्चरल रिचुअल्स को फॉलो किया। जो प्री वैदिक टाइम था उसके अंदर हमने बेसिकली नेचर और मदर गॉडेस को पूजा। कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन उस टाइम पर नहीं था, लेकिन जब वैदिक रिलीजन आया तो ये बेसिकली वेद पे बेस्ड था, जिसके अंदर हमने अग्नि और इंद्र जैसे भगवान की पूजा की और यज्ञ और मंत्र पे हमने फोकस किया, यानी रिचुअल्स और चैंट्स पर। तो जो वेद थे उन्होंने ही मॉडर्न हिंदुइज्म का एक बेस तैयार किया था। इस डायग्राम में वही समझाया गया है जो मैंने पिछले पेज पे आपको एक्सप्लेन किया। ये डायग्राम आप एग्जाम में बना सकते हैं। हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स क्या होते हैं? ये ऐसे रिलीजियस या फिर बोले रिबेलियस ग्रुप्स थे जो वेद के द्वारा बनाए गए फाउंडेशन को नहीं मानते थे। इसके अंदर सबसे पहले आती है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की फाउंडेशन जो थी वो गौतम बुद्ध ने लेड किया था। साथ के साथ इसके अंदर 4 नोबल ट्रूथ्स और 8 फोल्ड पाथ है। मिडल पाथ ये एक्सप्लेन करती है कि ना ही सेंसरी प्लेजर्स में इंडल्ज होना है और ना ही अपने शरीर को एक्सट्रीम लेवल का पेन देना है। जैनिज्म की बात करें तो महावीर ने इसकी फाउंडेशन को लेड किया था। इसके अंदर ट्रूथ और नॉन अटैचमेंट पे मेन फोकस होता है और स्ट्रिक्ट अहिंसा इसका परम सिद्धांत है, एक्चुअल प्रिंसिपल है। चार्वाक की बात करें तो इन्होंने बेसिकली एथिक्स और प्योर लॉजिक के बेसिस पर वेद को बोला कि हम उसको नहीं मानेंगे। इसके अंदर बेसिकली मेन फोकस मटेरियलिज्म की तरफ होता है। तो जो बेसिकली हमारे वेद जो थे या फिर ऐसे बोले तो जो पुराने हमारे रिचुअल्स थे वो कहाँ थे? मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो थी वो आउटवर्ड फोकस्ड थी, लेकिन फिर हमारा शिफ्ट कहाँ हुआ? इनवर्ड ह्यूमन एथिक्स और लॉजिक पर। मतलब बाहर के बजाय हमने अंदर देखना स्टार्ट कर दिया कि हमारे अंदर क्या चल रहा है और हम अपने अंदर कैसे इम्प्रूवमेंट करके पूरे आउटवर्ड को एक्चुअल में इम्प्रूव कर सकते हैं। उसी डायग्राम को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ये आप अपनी एग्जाम में बना सकते हैं। जिन्होंने बेसिकली वेद को रिजेक्ट किया, बुद्धिज्म, जैनिज्म और चार्वाक। बुद्धिज्म के अंदर मिडल पाथ पे मेन फोकस था, जबकि जैनिज्म के अंदर स्ट्रिक्ट अहिंसा और चार्वाक ने लॉजिक और मटेरियलिज्म पे मेन फोकस दिया। 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी, यानी कि जो बेसिकली हमारा दर्शन है उसको हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि बेसिकली अल्टीमेट लाइफ और रियल लाइफ और ऐसे लाइफ जिसमें पर्पज हो, उसको जीने के लिए इन 6 फिलोसफिकल बेसिकली प्रिंसिपल्स को हम लोग अडाप्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। सबसे पहले आता है न्याय, यानी कि लॉजिक। हमें मेयर रिचुअल्स पर जीने की बजाय हमें अपने जीवन को एक लॉजिकल बनाना चाहिए और जो भी सारे डिसीजंस, जो भी सारे लाइफ के ओपिनियंस होने चाहिए वो थोड़े लॉजिकल होने चाहिए, न कि किसी अंधभक्ति या फिर किसी ऐसी चीज़ों पर बेस्ड हों जिनका हमारी लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है। फिर आता है वैशासिक, जिसका मतलब ये है, इसकी स्थापना महर्षि कन्नड़ ने की थी, जो कि बेसिकली एटॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन किया था उन्होंने कि एटम के बारे में काफ़ी सारे एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिए थे। फिर आता है सांख्य, या इसको बोलते हैं सांख्य दर्शन या फिर द्वैतवाद, जिसके अंदर ये एक्सप्लेन किया गया है कि अहम, आत्मा और प्रकृति 3 चीज़ें होती हैं। और ड्यूअलिज्म, यानी कि अहम जो होती है वो आत्मा और प्रकृति के बीच में होती है और जो प्रकृति होती है वो कंटिन्यूअसली चेंजिंग होती है, पर आत्मा जो है वो अल्टीमेट ट्रूथ है। योग यानी कि डिसिप्लिन और मीमांसा यानी कि कंटिन्यूअस जो हमारी लाइफ होती है वो रिचुअल्स पे बेस्ड होती है, उसी को एक्सप्लेन करती है कि जो हम कंटिन्यूअसली अपने लाइफ को रिचुअल्स के लिए समर्पित कर देते हैं, उसमें से कितने रिचुअल्स को फॉलो करना हमारे लिए सही है और कौन से रिचुअल्स हमारे लिए हमारी लाइफ के अंदर गलत हैं। फिलोसॉफिकल बेसिस पर इसे एक्सप्लेन किया जाता है। वेदांत जो कि अल्टीमेट रियलिटी है, जिसको अगर हम समझें तो शायद हमारी लाइफ के बहुत सारे चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हमारी लाइफ से जा सकती हैं और बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें हमारे जीवन में आ सकती हैं, जिनका हम अगर यूज करें तो बेसिकली हम अपनी लाइफ की अल्टीमेट रियलिटी और लाइफ के अल्टीमेट पर्पज को अचीव कर सकते हैं, इन 6 प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करके और अपने लाइफ में उतार करके। वहीं 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी का ये डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि 6 सिस्टम कौन से हैं हमारे फिलोसफी के अंदर, जिसको कि हमें अपनी लाइफ के अंदर अडाप्ट करना चाहिए, समझना चाहिए और उतारना चाहिए। शंकराचार्य एंड अद्वैत वेदांत, ये भी बेसिकली एक फिलोसफी है और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फिलोसफी है, जैसा मैंने पहले भी बताया था, जिसका सिंपल एम ये एक्सप्लेन करना है कि केवल एक अल्टीमेट रियलिटी है और वो है ब्रह्म, यानी कि आत्मा, यानी कि ट्रूथ, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। बट जो ह्यूमन्स होते हैं वो फिजिकल प्लेजर्स या फिर वैसे बोले तो नेचुरल, जो बेसिकली प्रकृति के अंदर ही उलझ के रह जाते हैं, जिसको कि इस फिलॉसफी के अंदर माया बोला गया है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि पहले जो सारे स्कैटर्ड फिलॉसफीज थी
उनको यूनिफाई किया और हिंदुइज्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार किया। फिलॉसफी ये भी बोलती है कि गॉड और मैन जो है, एक मैन अज्यूम करता है कि गॉड उससे अलग है, ये बस एक इल्यूजन है। सिंपली अगर हम देखें तो दोनों एक ही हैं। इसी के बारे में तो बात की गई है, अद्वैत। देयर आर नो टू डिफरेंट थिंग्स, अ सिंगल थिंग, ओनली वन थिंग इज देयर एंड दैट इज ब्रह्म। यहाँ पे एक डायग्राम एक्सप्लेन किया गया है। जो मैन ऐसे अज्यूम करें तो वो सोचता है कि अलग अलग सब चीज़ें हैं, मैं अलग हूँ। जो प्रकृति के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं वो सारी अलग हैं। हाँ, हो सकता है कि बेसिकली आपको देखने में लगे कि वो अलग चीज़ें हैं, बट एक्चुअली में वो अलग चीज़ें नहीं हैं। वो सारी खेल ऐसे बोले तो माया का होता है कि हमें लगता है कि हम अलग हैं और जो लोग हैं वो सब अलग हैं, अलग नहीं है। एक्चुअली देखें तो ब्रह्म या फिर बेसिकली जो अल्टीमेट रियलिटी है उसको माया जो होती है वो ढक लेती है एक बाउंड्री की तरह। इसी को इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है। द भक्ति मूवमेंट, इसके कोर फीचर क्या थे कि इसके अंदर जो गॉड थे उनसे डायरेक्ट और पर्सनल डिवोशन यानी कि भक्ति थी। साथ के साथ इसके अंदर कोई भी पुजारी, किसी प्रकार के टेक्स्ट और कोई भी कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स को फॉलो नहीं किया जाता था। और इसके अंदर किसी भी प्रकार का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं था भक्ति मूवमेंट के दौरान। उसके अंदर की सेंट्स कौन कौन थे या फिर ऐसे लोग जो बहुत पॉपुलर हुए उस टाइम पे, वो थे कबीरदास, तुलसीदास और मीराबाई। जो भक्ति मूवमेंट है उसका मेन फोकस था डिवोशन, इक्वालिटी और यूनिटी के ऊपर। ये एक डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जो बेसिकली बेस था भक्ति मूवमेंट का वो क्या था, कास्टिज्म इसके अंदर नहीं था। जो संत थे और जो लोग थे वो बेसिकली क्या करते थे, जो संत थे उनका गॉड के प्रति डिवोशन था और जो पीपल थे वो गॉड को लव करते थे। हालांकि डिवोशन उनका भी होता था और पीपल में से ही कुछ लोग यानी कि लोगों में से कुछ लोग ही संत बनते थे जो कि अल्टीमेट क्लोजेस्ट डिवोशन टू द गॉड शो करते थे। उन्हीं में से कुछ थे कबीरदास, तुलसीदास और मीराबाई। फिर आता है द सूफी मूवमेंट। ये जो सूफी मूवमेंट है ये मेनली इस्लामिक स्पिरिचुअल मूवमेंट है जिसका मेन फोकस डिवाइन लव पे था, बजाय कि जो ऑर्थोडॉक्स रूल्स जो कि सोसाइटी ने बना रखे हैं उन पे जीना और उनको फॉलो करने की बजाय। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है मिस्टिसिज्म, फिर आता है ब्रदरहुड, फिर आता है हार्मनी। मिस्टिसिज्म का सिंपल मतलब ये होता है कि हमें अपने आंतरिक तल पर झांकना होगा और देखना होगा, तभी हम लोग पा पाएंगे कि भगवान गॉड हमारे अंदर ही हैं, बजाय कि किसी स्ट्रिक्ट लॉज और रूल्स को फॉलो करने के। ब्रदरहुड यानी कि इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ कि जो सोसाइटी के अंदर हार्मनी है उसको प्रमोट किया गया। और फिर आता है हार्मनी जिसने बेसिकली क्या किया, ब्रिज की तरह काम किया डिफरेंट डिफरेंट लोगों, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स के लोगों को एक साथ कनेक्ट करने में। तो बेसिकली जो सूफी मूवमेंट थी उसने हिंदू और मुस्लिम को स्पिरिचुअली यानी आध्यात्मिक तौर पर काफ़ी क्लोज लेकर के आए थ्रू शेयर्ड फोकस ऑन लव। यानी कि हमें अपने आंतरिक तौर पर खुद को देखना होगा, खुद को समझना होगा, हमारे अंदर ही भगवान है। ये सारी चीज़ें सूफी मूवमेंट के दौरान डिफरेंट पोइट्स, डिफरेंट लोगों ने एक्सप्लेन किया, बजाय कि रिजिड लॉ और स्ट्रिक्ट लॉ को फॉलो करें कि हमारे लिए ये भगवान है, आपके लिए ये भगवान है। सूफी मूवमेंट का ये डायग्राम यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है जिसके अंदर जो फाउंडेशन है वो इस्लामिक मिस्टिसिज्म था। जो सूफी मूवमेंट के अंदर डिफरेंट तरीके की बुक्स लिखी गई, ये बताया कि अंदर ही हमारे भगवान है, बाहर भगवान को और रिजिड लॉज पे हम बेस्ड होंगे तो उससे कुछ फ़ायदा हमें मिलने वाला नहीं है। तो जो इस्लामिक मिस्टिसिज्म था उसने बेस तैयार किया और लव, पीस और ब्रदरहुड की वजह से स्पिरिचुअल हारमोनी या फिर जो एक्चुअल गोल है उसको हम लोग अचीव करते हैं। तो जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो बिल्डिंग ऑब्वियसली अच्छी तैयार होगी। इन्हीं सारी चीज़ों को सूफी मूवमेंट के दौरान ध्यान दिया गया कि अलग अलग रिलीजन्स के अलग अलग लोगों को यूनिफाई करने के लिए, लव, पीस और ब्रदरहुड को समझाने के लिए इस्लामिक मिस्टिसिज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोग किस प्रकार की किताबें पढ़ेंगे वो लोगों से ज़्यादा डिपेंड इस चीज़ पर करता है कि वो किस रिलीजन से आते हैं। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड मॉडर्निटी, इसका जो मेन कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि 19th सेंचुरी में कुछ ऐसे मूवमेंट हुए जिनका मेन एम ये था कि सोशल डिजीजेज जो हैं या फिर बेसिकली ऐसे बोले तो जो समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं उनको मॉडर्न लॉजिक का यूज करके हम लोग एक्सप्लेन करें लोगों को कि जो आप कर रहे हैं वो एक्चुअल में सही नहीं है। जैसे राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मो समाज की स्थापना की, या फिर स्वामी विवेकानंद जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका मेन एम ये था कि जो सोसाइटी के एविल्स हैं, जो कि बेसिकली गलत चीज़ें हैं, जो किसी पर किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लगाना, ये सारी चीज़ों को रिमूव करना और एजुकेशन यानी कि शिक्षा को प्रमोट करना। तो जो मॉडर्न प्रैक्टिस है वो मॉडर्न आइडियाज और ट्रेडिशन का एक इंटरसेक्शन प्रोवाइड करती है। पहले ट्रेडिशंस को ही फॉलो किया जाता था, फिर मॉडर्न आइडियाज जो आई उन दोनों को एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल किया गया। तो हमें बेसिकली टॉलरेंस, इक्वालिटी और रेशनल थिंकिंग यानी हमें सोचने की क्षमता डेवलप करने के लिए ही ये बेसिकली आइडियाज और ट्रेडिशंस को कंबाइन किया गया। और इंडिया जो था इसमें काफ़ी पीछे रहा एक्चुअल तरीके से। तो हम एक्सप्लेन करें तो जो साइंटिफिक टेम्पर है
वो यहाँ पे भले ही बोला गया है, लेकिन साइंटिफिक टेम्पर में एज एन इंडियन वी हैव नॉट बीन एट दैट लेवल। क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ उतने तरीके से नहीं हुई जितने तरीके से बेसिकली होना चाहिए था। अगर आप स्वामी विवेकानंद के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी एक मूवी के लिंक दे दूंगा। ये टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसके बारे में समझ सकते हैं कि कैसे जो मॉडर्न आइडियाज़ थी और ट्रेडिशन था उनको कंबाइन स्वामी विवेकानंद ने किया, और कितने तरीके से जो क्रिटिकल थिंकिंग थी उसको इंडियंस ने खुद के अंदर एडाप्ट किया, खुद के अंदर उसको समाहित किया। ये डायग्राम ये एक्सप्लेन करता है कि जो मॉडर्न इवोल्यूशन हुआ या फिर जो मॉडर्न रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी वो पुरानी चीज़ों को तो कैरी ओवर कर ही रही थी, साथ के साथ उसके अंदर कई तरीके की नई थिंकिंग को ऐड किया गया, लोगों को इक्वलिटी के बारे में एक्सप्लेन किया गया, टॉलरेंस यानी कि नए बिलीव्स, नए रूल्स, नए रिस्ट्रिक्शंस, नए कंडीशंस को खुद के अंदर समाहित करने को, अडॉप्ट करने को और फॉलो करने को भी बताया गया। तो जो मॉडर्न रिलीजियस प्रैक्टिस थी वो एंशिएंट ट्रेडिशंस यानी पुराने विचार, पुरानी जो हमारी परंपराएं थी उनको और रेशनल थिंकिंग को मिला करके बना था। EIT के यूनिट 4 की क्विक शॉर्ट के वीडियो में आपका स्वागत है। जो भी सारे टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया। जो एंशिएंट इंडिया थी वो एक पावर हाउस थी साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले किया एंशिएंट इंडिया ने मॉडर्न इंडिया के लिए, मैथ के अंदर, साइंस के अंदर और सर्जरी यानी कि बायोलॉजिकल फील्ड के अंदर भी। तो एंशिएंट इंडिया के अंदर ही बेसिकली जीरो की डिस्कवरी हुई और जो कॉम्प्लेक्स सर्जरी के मेथड थे उनकी भी डिस्कवरी हुई, और ऐसी अर्बन प्लानिंग जो कि मच अहेड ऑफ द टाइम यानी कि बहुत आगे भी अगर उस अर्बन प्लानिंग को हम लोग यूज करें आज मॉडर्न इंडिया के अंदर भी तो भी वो सक्सेसफुल थी। इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। मैथमेटिक्स इन इंडिया। तो बेसिकली इंडिया जो थी एंशिएंट इंडिया उसने एक फाउंडेशन दिया मैथमेटिक्स के लिए, जिसने मॉडर्न मैथमेटिक्स कंप्यूटेशनल फील्ड को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया। जैसे आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त दो उस समय में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट बोल सकते हैं या फिर पॉपुलर स्कॉलर थे, और बेसिकली एंशिएंट इंडिया के ही एक बेहतरीन साइंटिस्ट और प्रोमिनेंट स्कॉलर आर्यभट्ट ने जीरो की डिस्कवरी पूरे वर्ल्ड को दी थी, और इंडिया ने बेसिकली एक डेसिमल सिस्टम जिसको कि हम लोग बेस 10 बोलते हैं उसकी डेवलपमेंट हुई। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, अगर जीरो की डिस्कवरी ना हो तो 1 से 10 पहुंचना, 10 से 100 पहुंचना शायद प्रैक्टिकली इस वर्ल्ड के लिए पॉसिबल नहीं था। मेडिसिन इन इंडिया की बात करें तो बेसिकली जो एंशिएंट इंडिया थी उसके अंदर डिजीजेज को नेचुरल हीलिंग के प्रोसेस के थ्रू गुजार कर सॉल्व करने की कोशिश होती थी। जो सुश्रुत संहिता थी वो बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी पर बेस्ड थी, और याद रखें फर्स्ट प्लास्टिक सर्जरी भी सुश्रुत नहीं किया था एंशिएंट इंडिया के अंदर, यानी इंडिया पुराने समय में, जैसे हमने बोला कि इंडिया पावर हाउस थी तो सुश्रुत ने फर्स्ट प्लास्टिक सर्जरी किया, जिसने आगे चलकर बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले किया प्लास्टिक सर्जरी के फील्ड के अंदर। वहीं पर हम लोग चरक संहिता की बात करें तो ये बेसिकली कोर टेक्स्ट थी किस चीज़ के बारे में, मेडिसिन्स के बारे में, डिफरेंट तरीके की मेडिसिन्स हो सकती हैं उनके बारे में। जो इंडियन मेडिसिनल फील्ड थी एंशिएंट वो बेसिकली ज़्यादा हर्बल ट्रीटमेंट पर डिपेंडेंट थी, बजाय कि कुछ जेनेरिक मेडिसिन्स केमिकल्स के थ्रू प्रिपेयर किया जाए उसकी बजाय। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पहले जो इंडिया थी वो मेनली डिपेंडेंट थी झाड़ फूक पर, किसी प्रकार की मैजिक के ऊपर, बाबाओं के पे विश्वास करती थी। बट जो शिफ्ट हुआ वो कैस पे हुआ, बेसिकली मेडिसिन पे शिफ्ट हुआ, हर्बल ट्रीटमेंट पे शिफ्ट हुआ, और बायोलॉजिकल साइंस के अंदर शिफ्ट हो गए लोग, कि मतलब जो डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स, डिजीजेज हैं उनको साइंस और बायोलॉजी फिक्स कर सकती हैं। उसी डायग्राम को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। जो आयुर्वेद थी उसके अंदर चरक यानी कि मेडिसिन, सुश्रुत, सर्जरी। जैसे हमने शुरुआत में बात किया हड़प्पन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये एक हाईली एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग टेक्निक थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। इसके अंदर क्या था, जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, बेसिकली जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था वो उस समय पे दी बेस्ट माना जाता था। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो स्ट्रिक्ट थे वो ग्रिड सिस्टम को फॉलो करते थे, यानी कि एक एक्स एक्सिस के अंदर और एक वाई एक्सिस के अंदर, यानी उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता था। साथ के साथ जो ब्रिक्स थी वो भी बेसिकली बेक्ड थी। साथ के साथ एक प्रिसाइज मेजरिंग वेट के थ्रू जो सारे सिटीज़ बनाए जाते थे, जिसकी वजह से उसने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले किया कि किस तरीके से अर्बन सिविलाइजेशन को मॉडर्नाइज होना चाहिए। वाटर मैनेजमेंट इन इंडिया। तो जैसे अर्बन टेक्नोलॉजी के लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले किया, उसी तरीके से एंशिएंट इंजीनियरिंग टेक्निक्स ने इफ़िशिएंटली वाटर को स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट करने के बहुत सारे तरीके बना रखे थे, जैसे वेल्स, कैनाल्स और डैम्स के थ्रू डिफरेंट रीजन्स के अंदर वाटर कनेक्टिविटी को अचीव किया था उस सिविलाइजेशन ने एंशिएंट इंडिया के अंदर उस टाइम पर।
दूसरे नंबर पर जो रेन वाटर होती थी उसको भी स्टोर किया जाता था ताकि उसको बेसिकली मानसून सीजन जब ख़त्म हो तो यूज किया जा सके ड्रिंक करने के लिए, इरिगेशन, एग्रीकल्चर, उन सारी चीज़ों के लिए, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर हो, इरिगेशन की प्रोसेस हो, उनको सस्टेन किया जा सके इवन आफ्टर जब वाटर की स्कार्सिटी हो पूरे सिविलाइजेशन को, तब भी यूजिंग जो बेसिकली स्टेपवेल और टैंक्स या फिर जो स्टोर्ड वाटर हैं उनके थ्रू, जो कि रेन वाटर के द्वारा स्टोर किए गए हैं। एंशियंट इंडिया ने मैथमेटिक्स के अंदर या फिर जो बेसिकली डिफरेंट तरीके की सिटी प्लानिंग के अंदर उस समय में डोमिनेट किया, उसी तरीके से मेटलर्जी के अंदर यानी कि बेसिकली मेटल के एक्सट्रैक्शन में और उनको मैनिपुलेट करके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने में भी एंशियंट इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा मास्टरी अचीव कर रखी थी। जैसे इंडिया ने बेसिकली मास्टर किया था स्टील प्रोडक्शन को, जबकि वर्ल्ड इन सब चीज़ों के बारे में सोच नहीं रहा था, तब एंशियंट इंडिया ने इन सारी चीज़ों में काम करना स्टार्ट कर दिया था और डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया था, जिसका एक स्टैंडर्ड एग्जांपल आपने क्लास 8th और 9th में भी पढ़ा होगा या फिर आप देखे भी होंगे, आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, जो कि ऐसा पिलर है जिसके अंदर बेसिकली रस्ट लगने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अभी तक रस्ट बेसिकली नहीं लगती है क्योंकि उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग केमिकल टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है उस टाइम पर जब वर्ल्ड इन सब चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं रहा होता था तब। यहाँ पर आप एक डायग्राम भी देख सकते हैं और रियल इमेज भी देख सकते हैं आयरन पिलर ऑफ दिल्ली का। एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया, बेसिकली एस्ट्रोनॉमी जो होती है वो प्लैनेट और डिफरेंट तरीके के प्लानिटरी ऑब्जेक्ट्स जो हो सकते हैं उनके बारे में एक स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो आर्यभट्ट थे उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि जो अर्थ होती है वो अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करती है यूजिंग सम स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। साथ के साथ जो बेसिकली सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स जो होती थी, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, उनके बारे में भी इंडियन जो मैथमेटिशियंस थे जो कंप्यूटेशन करते थे उन्होंने कैलकुलेशन किया और एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया उस टाइम पर। वाराहमिहिर जो थे उस टाइम पर वो एक की स्कॉलर थे एस्ट्रोनॉमी इन इंडिया। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है कि जो अर्थ होती है वो अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करती है और रिवॉल्व जो करती है वो सन के अराउंड करती है। इन सारी चीज़ों के कैलकुलेशन जो थे वो एंशियंट इंडियन मैथमेटिशियंस और स्कॉलर्स लाइक वाराहमिहिर ने उस टाइम पर प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट्स के मोशन को एक्सप्लेन कर पाने में खुद को कैपेबल बताया था। प्री कॉलोनियल डोमिनेंस एंड ट्रेड, इंडिया जो था उसका हिस्टोरिकल पीरियड में जो पोजीशन था वो ग्लोबली डोमिनेंट इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में था। जैसे इंडिया जो था वो मैसिव एक्सपोर्टर दो चीज़ों का था, जैसे हाई क्वालिटी टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस जो थे उनका। ये बेसिकली जो हम बोलें तो वेस्ट में जो इंडिया था जिसको हम लोग गोल्डन बर्ड बोलते थे, वो वेस्ट में सी रूट से कनेक्टेड था और ईस्ट में लैंड रूट से कनेक्टेड था, और दोनों ही कंट्रीज या फिर बेसिकली दोनों ही रीजन्स को टेक्सटाइल और स्पाइसेस का एक डोमिनेंट सुपर पावर के रूप में एक्सपोर्ट करता था। इंडिया ने जो था, एंशियंट इंडिया ने वो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी काफ़ी दिनों तक बना के रखा, जब तक कि ब्रिटिश की कॉलोनाइजेशन इंडिया के ऊपर न हुई, और उसके बाद इंडिया का जो ये सब जो सुपर पावर का जो लेवल था वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो मोस्टली चीज़ें अपने ब्रिटेन या फिर बेसिकली अपने रीजन्स के अंदर या तो एक्सपोर्ट करते थे या फिर उसको कंज्यूम करते थे। AIT के यूनिट 5 की क्विक शॉर्ट की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जो भी सारे टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंडियन कल्चर, हेरिटेज, आर्ट, साइंस एंड सोसाइटी। जो इंडियन कल्चर जो है उसका हेरिटेज जो है एक वास्ट टेपेस्ट्री यानी कि एक चित्रपट है, जिसमें कि एडवांस्ड इंजीनियरिंग से लेकर के जो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस उस टाइम पर जो थे एंशियंट इंडिया के अंदर, साथ के साथ ही एक्सपैंड करता है थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक, और हाईली प्लान्ड सिटी से लेकर के जो हमारे मॉडर्न ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द बॉलीवुड है उसको ये एक्सप्लेन करता है। यानी जो इंडियन कल्चर है वो थाउजेंड ईयर्स तक एक्सपेंड किया एंशियंट इंडिया के अंदर, और इसने हर एक फील्ड, लगभग हर एक फील्ड के अंदर अपना डोमिनेशन दिखाया, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, आर्ट्स, कल्चर, ट्रेडिशंस, या फिर सिटी की जो प्लानिंग हो वो, और मॉडर्न इन्फ्लुएंस ऑफ द बॉलीवुड भी इसी के अंदर आता है। तो इस यूनिट के अंदर हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे इंडियन कल्चर ट्रेडिशन ने उस समय पर डोमिनेट किया पूरे वर्ल्ड के अंदर। आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स, जो इंडियन आर्किटेक्चर थी वो उस समय में डोमिनेशन का कारण क्या था, इसी को हम लोग इसके अंदर समझने वाले हैं। तो जो एंशियंट इंडियन प्रैक्टिस थी आर्किटेक्चर और स्कल्पचर प्रिपेयर करने की, उसने आर्ट इंजीनियरिंग को कंबाइन किया, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और विजुअली अपीलिंग स्ट्रक्चर्स को एंशियंट इंडिया ने डेवलप किया। एडवांस प्लानिंग की बात करें तो बेसिकली क्या हुआ, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स टेम्पल्स, सिटीज़ और फोर्ट्स में दिखते थे कि लोग पहले से ही प्लानिंग कर लेते थे कि कितने कॉस्ट लगने वाली है और हमें रिटर्न में क्या मिलने वाला है। जैसे अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें, जिसके बारे में हमने पहली यूनिट्स में पढ़ रखा है, तो वो एक ऐसे बोले तो मॉडर्नाइज्ड सिविलाइजेशन थी, जिसके अंदर प्रिपेयरली बेसिकली लोगों ने प्रॉपरली प्लान कर रखा था सिटीज़ को, बेहतरीन मतलब प्लानिंग थी उस सिटी की। साइंटिफिक बेसिस की बात करें
तो एडवांस प्लानिंग वगैरह तो अपनी जगह पर थी, लेकिन जब स्ट्रक्चर्स को प्रिपेयर करते थे तो लोग एक्सट्रीम डीप डाइव करते थे सिमेट्री और ज्योमेट्री की कॉन्सेप्ट में, जिसके कारण जो स्ट्रक्चर्स मिलते थे उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन्ड होती थी। स्कल्पचर्स की बात करें तो बेसिकली स्टोन से बने होते थे, मेटल और वुड से बने होते थे, जो कि बेसिकली लोगों के रिलीजन को और डेली लाइफ को डिपिक्ट करते थे। जैसे बुद्ध की स्टैच्यूज़ की बात कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आपको इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करना है तो आप हाईलाइट करें कि जो एंशियंट इंडियन आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स प्रिपेयर करने की टेक्निक थी वो एस्थेटिक्स और साइंस दोनों की एक ब्लेंड थी, बेहतरीन, जैसे मलयालम, संस्कृत और तमिल की ब्लेंड थी। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हिंदू टेम्पल्स होती थी उनमें शिखर होता था, साथ के साथ बेसिकली जो पिलर्स होते थे वो सिमेट्री और कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री को स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे और उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखते थे। सील्स, क्वाइंस एंड पॉटरी, जो बेसिकली एंशियंट या फिर पुराने समय की जो कलाकृतियाँ हैं वो ये बेसिकली शो करती हैं कि हिस्टोरिकल टाइम पर, मतलब पुराने समय में कैसी इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक लाइफ थी उसी के बारे में एक्सप्लेन करती हैं। जैसे सील्स की बात करें तो बेसिकली ये पुराने समय में ट्रेड और कॉमर्स के लिए यूज की जाती थी, जिसका स्टैंडर्ड एग्जांपल है हड़प्पन सील। जबकि हम कॉइन्स की बात करें तो बेसिकली ये मेटालिक करेंसी थी जिनका सिंपल यूज होता था लेन देन के लिए, बेसिकली जो कि ये रिवील करती थी कि उस समय की इकोनॉमी कैसी थी और रूलर्स उस टाइम पर कैसे थे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रूलर्स जो करेंसी थी वो भी चेंज होती रहती थी। तो कॉइन्स के थ्रू हम लोग ये समझ सकते हैं कि किस रूलर ने कितने टाइम तक रूल किया और उसके टाइम में कौन सी करेंसीज उस पर्टिकुलर टाइम पर उस पर्टिकुलर स्टेट या फिर प्रोविंस के अंदर चलती थी। पॉटरी की बात करें तो पॉटरी जो थी उसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिंपल बिना किसी साइंस के बन सकता है। साइंस ऐसे बोले तो बेसिकली ड्यूअल यूटिलिटी और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को शो करता था, यानी कि बेसिकली इसके अंदर हमें तरीके पते होने चाहिए कि किस तरीके से हमें जो पॉटरी जो स्ट्रक्चर्स प्रिपेयर करने हैं वो प्रिपेयर होते हैं, साथ के साथ उसके पीछे की साइंस भी पता होनी चाहिए, वरना हम पॉट तैयार करना चाहेंगे कुछ और तैयार हो जाएगा कुछ। तो सिंपल हम लोग ये समझने की कोशिश करें तो सीड्स, क्वाइंस एंड पॉटरी जो है वो बेसिकली क्या बताती हैं, एज अ प्राइमरी सोर्स वर्क करती हैं, जो ये एक्सप्लेन करती हैं कि एंशियंट सिविलाइजेशन जो थी उनकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी कैसी थी, वो बेसिकली उस टाइम पर कैसे थे, साइंस के अंदर कैसे थे, डिफरेंट तरीके के आर्टिस्टिक जो बेसिकली एक्सप्रेशंस थी वो उनकी कैसे थी, ट्रेड और कॉमर्स में कैसे थे एंशियंट सिविलाइजेशंस, इकोनॉमी एंड रूलर्स कैसे रूल करते थे कंट्री के ऊपर। इन सारी चीज़ों को बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमें ये पता करना है तो उसके लिए सील्स, क्वाइंस और पोल्ट्री एक प्राइमरी सोर्स के रूप में वर्क करती हैं। यहाँ पर जैसे डायग्राम में शो किया गया है, सील्स जो कि ट्रेड और कॉमर्स के लिए यूज किए जाते थे वो बेसिकली एक स्पेशल सिंबल्स होते थे, जबकि क्वाइन बेसिकली इकोनॉमी को एक्सप्लेन करती थी और पॉटरी जो थी वो डेली लाइफ और साइंस की एक परफेक्ट ब्लेंड थी। पपेट्री एंड डांस ट्रेडिशन की बात करें तो बेसिकली जो ट्रेडिशंस उस टाइम पर थी वो आर्ट्स को परफॉर्म करती थी, जैसे कि डांस और पपेट्री एक्ट्स को, ताकि वो स्टोरी टेलिंग के थ्रू डिफरेंट लोगों के पास, डिफरेंट कल्चर्स के पास एजुकेट कर सकें उनको और उनको इंटरटेन कर सकें। जैसे पपेटरी की टाइप की बात करें तो स्ट्रिंग यानी धागे वाली पपेट्स जो होती थी वो, शैडो यानी कि बेसिकली हाथ के डिफरेंट तरीके के जेस्चर्स बना करके हम लोग शैडोज को प्रिपेयर कर सकते थे, और रॉड पपेट्स। क्लासिकल डांस और फोक डांस, ये दो तरीके के डांस थी। जबकि हम क्लासिकल डांस की बात करें तो वो रूल बेस्ड होती थी, इमोशनल और साथ के साथ स्पिरिचुअल, यानी उसकी स्पिरिचुअलिटी से भी काफ़ी रिलेशन रहती थी, जैसे कि कथक और भरतनाट्यम। जबकि फोक डांस की बात करें तो ये कम्युनिटी बेस्ड होती थी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के डिफरेंट डिफरेंट डांस के फॉर्म्स हो सकते थे, उसको हम लोग फोक डांस बोलते थे, जिसको बेसिकली फोक का मतलब ही यही होता है, जो बेसिकली सेलिब्रेटरी हो सकते थे, यानी किसी बेसिकली सक्सेस या फिर फेल्यूर या फिर कुछ भी अगर बेसिकली उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर या फिर फोक के अंदर होता है तो उस केस में उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग फोक डांस कर सकते हैं। काफ़ी एनर्जेटिक भी होती थी, जैसे इसका स्टैंडर्ड एग्जांपल भांगड़ा है या फिर गरबा। तो दोनों ही आर्ट फॉर्म ने ऐसे बोले तो प्रिजर्व तो किया ही लोगों के आर्ट और कल्चर को, साथ के साथ काफ़ी सारे लोगों को एजुकेट करने के लिए और एंटरटेन करने के लिए भी ये डांस फॉर्म्स और पपेट्री के डिफरेंट टाइप्स को यूज किया गया उस टाइम पर। जैसे यहाँ पर पपेट्री को शो किया गया है तो बेसिकली एक क्रॉस बार होती है, साथ के साथ स्ट्रिंग्स होती हैं, और जो पपेट होती है उसके अंदर डिफरेंट बोले तो पॉइंट्स पर स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती हैं, जिसके थ्रू पपेट जो होती हैं वो डिफरेंट तरीके की एक्शंस परफॉर्म करती हैं। लोगों को एजुकेट कर पाते हैं हम लोग थ्रू द स्टोरी टेलिंग प्रोसेस। म्यूजिक एंड थिएटर आर्ट्स, जो नाट्य शास्त्र है वो बेसिकली इन्हीं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, जैसे कि लाइव परफॉर्मेंसेस या फिर विजुअल एक्सप्रेशंस के बारे में। सबसे पहले म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले हिंदुस्तानी यानी कि नॉर्थ और कर्नाटिक यानी कि साउथ।
जो भी बेसिकली क्लासिकल म्यूजिक के फॉर्म्स हैं वो दो चीज़ों पे बेस्ड हैं, राग यानी कि मेलोडी और ताल यानी कि रिदम पे। थिएटर एंड पेंटिंग की बात करें तो ये बेसिकली लाइव एक्टिंग, डायलॉग और मूरल्स यानी कि जो बेसिकली बड़े बड़े वॉल्स पर बड़ी बड़ी डायग्राम्स पेंटिंग बनाती जाती हैं, जैसे कि अजंता केव्स पे बनाई गई हैं, वो सारी इसके अंदर आती हैं, जिसके थ्रू हम लोग सोशल मैसेजिंग के लिए इन सारे आर्ट्स को, पेंटिंग्स को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे म्यूजिक सिस्टम्स हैं, थिएटर्स और पेंटिंग, ये बेसिकली डिवोशन और एंटरटेनमेंट को एक दूसरे के साथ मिंगल करने में मदद करती हैं, यानी कि बेसिकली उन दोनों को कंबाइन करने में हेल्प करती हैं सीमलेसली। इंडियन म्यूजिक के बारे में जैसे हमने समझा तो बेसिकली हिंदुस्तानी यानी कि नॉर्थ और कर्नाटिक यानी कि साउथ, दो तरीके के स्टैंडर्ड फॉर्म्स उस टाइम पर नाट्य शास्त्र के अंदर ऐसे बोल सकते हैं कि मेंशन थी, या फिर बेसिकली उस टाइम पर दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करती थी। मार्शल आर्ट्स एंड फेस्टिवल्स, ये बेसिकली ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस थी जो फिजिकल डिसिप्लिन और सोशल यूनिटी यानी कि एकता को एक्सप्लेन करती थी। जैसे मार्शल आर्ट्स की बात करें तो ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल सेल्फ डिफेंस टेक्निक है जो कि फिटनेस और कॉम्बैट के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके स्टैंडर्ड एग्जांपल्स की बात करें तो कलारीपयट्टू जो कि केरल के अंदर यूज किया जाता है, और सिलंबम जो कि तमिलनाडु के अंदर यूज किया जाता है। जबकि फेस्टिवल्स और फेयर्स की बात करें तो ये बेसिकली सोशल या फिर बोले तो रिलीजियस गैदरिंग होती थी, जिनका सिंपल मतलब ये होता था कि लोग यूनाइट करें, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को समझें और एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स और एक्सप्रेशंस को शेयर करें। जैसे इसके एग्जांपल हो सकते हैं दिवाली, होली और कुंभ मेले। तो बेसिकली जो फेयर्स थे उन्होंने वही जैसे मैंने बताया सोशल गैप्स को बेसिकली ऐसे बोले तो लोगों को क्लोज लाया, उनके बीच में कलेक्टिव हार्मनी को प्रमोट किया और नेशनल इंटीग्रेशन को भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। इसे बोल सकते हैं कि जो फेयर्स और मार्शल आर्ट्स थी वो बेसिकली एक शील्ड की तरह काम करती थी ट्रेडिशंस के लिए, क्योंकि फेयर्स जो थी वो यूनिटी का सिंबलाइज करती थी और मार्शल आर्ट्स जो थी वो डिफेंस को सिंबलाइज करती थी। इंडियाज़ कल्चर कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, जो इंडिया की कल्चर के अंदर डिफरेंट तरीके के आर्ट्स थे, एक्टिविटीज़ थी, उन्होंने वर्ल्ड के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा और वर्ल्ड के लिए वेलबींग के लिए भी इन्होंने काफ़ी काम किया। जैसे योग की बात करें तो योग बेसिकली एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस है जिसको अगर लोग करते हैं तो माइंड और बॉडी के बीच में एक हार्मनी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी शांति। मतलब अपने बॉडी पार्ट्स को, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को आराम दे सकते हैं, रेस्ट दे सकते हैं, जिसको वर्ल्ड ने अपने लिए भी यूज किया। दूसरे नंबर पर आता है आयुर्वेद, जो कि एक नेचुरल साइंस, बेसिकली ऐसे बोले तो नेचुरली साइंस बैक टेक्निक है, यानी साइंस का इसमें यूज तो होता है बजाय कि मैजिक और सुपरस्टिशंस का यूज करके, और इसके थ्रू जो होता है वो हॉलिस्टिक हेल्थ केयर मेन एम होता है, यानी कि पूरे तरीके से रिकवरी इसका मेन एम होता है। स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो इसने पूरे वर्ल्ड के ऊपर अपना एक बहुत बड़ा छाप छोड़ा, जिसके अंदर बेसिकली मेडिटेशन, डिफरेंट तरीके की आर्ट्स, म्यूजिक और डांस का यूज किया गया। तो इन सारी चीज़ों ने, जैसे योग, आयुर्वेद और स्पिरिचुअलिटी ने इंडिया को एक कल्चरल लीडर के रूप में इस्टेब्लिश किया उस टाइम पर ऑन द वर्ल्ड स्टेज। इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि इंडिया का जो कल्चर का नॉलेज था वो कैसे बेसिकली योग, आर्ट्स और आयुर्वेद में डिवाइडेड था, और इन तीनों चीज़ों ने इंडिया को एक कल्चरल लीडर के रूप में वर्ल्ड स्टेज पे इस्टेब्लिश करने में, पहचान बनाने में मदद की। इंडियन सिनेमा एंड करंट ट्रेंड्स, जो बेसिकली हमें डिफरेंट मैसेजेस को पूरे वर्ल्ड पे या किसी पर्टिकुलर रिलीजन को एक्सप्लेन करना होता था, तो उसके लिए हम लोग बेसिकली विजुअल आर्ट्स, जिसके अंदर इंडियन सिनेमा मूवीज़ आती हैं, उसको थ्रू हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि मूवीज जो थी वो परफेक्ट ब्लेंड एंटरटेनमेंट साथ के साथ सोशल मैसेज का होती थी। इंडस्ट्री स्केल की बात करें तो इंडिया एक बिगेस्ट लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री ऑन द ग्लोबल स्केल है। साथ के साथ बेसिकली बॉलीवुड और रीजनल काफ़ी सारी मूवीज हर एक ईयर में बेसिकली प्रोड्यूस करता है। ग्लोबल रीच की बात करें तो बेसिकली सिनेमा को बोलें तो इंडिया के लिए ही क्या पूरे वर्ल्ड के अपने कल्चर को एक्सप्लेन करने का एक परफेक्ट तरीका हो सकता है ऑन द ग्लोबल स्केल। ठीक है, फिर मॉडर्न टेक की बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि आज के समय में जो रैपिड ग्रोथ हुई है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, वो इंडियन सिनेमा, इंडियन कल्चर को प्रमोट करने में, फॉस्टर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती हैं। गवर्नमेंट रोल की बात करें तो गवर्नमेंट रोल जो थी उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि अगर किसी चीज़ को वर्ल्ड लेवल पर प्रमोट करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट की हेल्प काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसके लिए गवर्नमेंट को डिफरेंट तरीके के स्कीम्स लॉन्च करने होंगे। साथ के साथ ग्लोबल एक्सपोजर इनिशिएटिव, जिसके थ्रू गवर्नमेंट कुछ फंडिंग कर सकती है, ताकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो मूवीज़ जो कि विजुअल आर्ट्स को बना करके अपने कल्चर को प्रमोट कर सकती हैं। इफ़ दे आर नॉट हैविंग एनफ मनी, गवर्नमेंट शुड फंड देम, जैसे मैंने पहले बोला था। पुराने ज़माने में जब मूवीज़ वगैरह बनती थी या पिक्चर्स वगैरह, ऐसे बोले तो बेसिकली मूवीज़ तो एक लार्ज कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स ही होती हैं जो बेसिकली फ्रेम बाय फ्रेम
इस तरीके से अरेंज होती हैं कि हमें लगता है कि एक वीडियो है जिसको हम लोग देखते हैं। तो उस टाइम पर जो पिक्चर्स क्लिक की जाती थी वो इस तरीके की बेसिकली बोले तो एक फिल्म स्ट्रिप्स होती थी, या फिर जिसको बेसिकली हम लोग डिजिटल मीडिया बोल सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।